नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आपके समास, और समास में चल रहा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के मैंने पिछली क्लास में आपको उपभेद बता दिए थे कि ये प्रमुखता आपके 3 प्रकार के या 3 उपभेद होते हैं। इसके नंबर 1 होता है आपका जहाँ लुप्त कारक, आपका कारक विभक्तियाँ होती हैं, वो आपका कारक विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के शेष जो 6 बचते हैं उनके क्या होता है, कारक विभक्तियों का लोप हो जाएगा। दूसरा अपन ने करा था आपके लुप्त पद, यानी आपका पूरा की पूरा इसमें पद ही लुप्त हो जाता है। और तीसरा था आपका नए तत्पुरुष समास, जहाँ की ना यानी नहीं, ना यानी नहीं का जहाँ पर भाव आता है या बोध होता है, वही सब किस में आएंगे, आपके तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। तत्पुरुष यानी तत् यानी दूसरा, तत् यानी दूसरा, ठीक है। तो ये किस में आएगा, आपके उत्तम, जहाँ आपके उत्तर आपके पद प्रधान होता है, वे समस्त पद आपके किस में आएंगे, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। दोबारा सुनिए, तत्पुरुष की मैंने परिभाषा लिखवा दी। तत् धन पुरुष, तत् धन पुरुष। तत् यानी होता है वह, पुरुष यानी होता है आदमी, यानी वह दूसरा आदमी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सारे उदाहरण किस में जाएंगे, आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएंगे। तो हमने अभी तक परिभाषा देख ली थी, इसके भेद देख लिए थे, उपभेद देख लिए थे, 3 होते हैं। नंबर दूसरा जो उपभेद आपका वो है आएगा आपका लुप्त पद। नंबर दूसरा लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे कि नाम से ही पता चला, लुप्त यानी लोप होना, लुप्त यानी लोप होना किसका, पद यानी पूरे के पूरे पद का ही, पूरा वाक्य का। यहाँ पे आपके पूरे पद का ही लुप्त हो जाए, लोप हो जाए, वो समास किसके समास के अंतर्गत आएंगे, इसमें आएंगे। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। देखते हैं, जिन सामासिक पदों में जिन आएगा, जिन सामासिक पदों में कारक विभक्तियां ही नहीं अपितु पूरा पद ही लुप्त हो जाता है, पूरा पद ही लुप्त हो जाता है। यानी आपने पहले क्या पढ़ा था, आपका कारक विभक्ति, यानी का, की, कु, इन ऐसे शब्द जहाँ आ रहे थे, यानी शब्दांश जहाँ आ रहे थे, को, का, की, में, पर, से, के द्वारा, के लिए आ रहे थे, वहाँ इन विभक्तियों का क्या हो रहा था, लोप हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका ये विभक्तियाँ के साथ साथ पूरा की पूरा आपका पद ही लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आपका कारक विभक्तियाँ तो लोप हो रही हैं, बल्कि आपका पूरा की पूरा पद लुप्त हो रहा है। जैसे कि एक शब्द आता है बैलगाड़ी, या कह सकते हैं आपकी कचरा गाड़ी। जैसे मैं लिखती हूँ आपके सामने, जैसे कचरा गाड़ी, कचरा गाड़ी। तो इसका जो आपका विग्रह होगा, या आपका ये होगा आपका कचरा ढोने वाली गाड़ी। तो यहाँ आपके पूरा की पूरा किस पे हो गया, आपके पद का ही लोप हो गया, और ये दोनों जो शब्द हैं ये क्या आ गए, पास आ गए। यानी समास क्या है, संक्षिप्तीकरण का काम करते हैं। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तो गाड़ी द्वितीय पद प्रधान है, यानी गाड़ी क्या है, उत्तर पद है, गाड़ी क्या है, दूसरा पद है। तो गाड़ी कैसी है, आपकी विशेषण है, कैसी है, आपकी कचरा गाड़ी है। ये क्या है,
विशेषण यानी प्रथम जो पहला जो पद होता है तत्पुरुष समास में, ये पहला पद है और ये क्या है, दूसरा पद। पहला पद हमेशा या तो संज्ञा होगा या आपका विशेषण होगा, और दूसरा जो पद है ये क्या है, पहला पद। पहला पद क्या होता है, गौण होता है, लेकिन जो दूसरा पद होता है उत्तर पद, दूसरा पद, ये क्या होता है आपका महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताइए, आपकी गाड़ी की विशेषता बताइए कि गाड़ी कैसी है, कचरा गाड़ी। इसी तरह एक शब्द आता है, आपने देखा होगा, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, तो आपको पता है बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पे आपके पूरा की पूरा ये क्या हुआ, आपका पद का लोप हो गया। ये आपका क्या है, पद, इसका क्या हो गया, आपका लोप हो गया, तो ये पास में आ गए। फिर आपके शब्द, एक आपके पास शब्द आता है रेलगाड़ी। देखिए रेलगाड़ी शब्द मैंने आपके कारक विभक्तियों में लिखवाया था, मैं यहाँ समझाने के हिसाब से कर रही हूँ, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तब पर विभक्ति आई तो ये किस में जाएगा, आपका अधिकरण में जाएगा, अधिकरण में जाएगा, ना कि इसमें। तो जहाँ आपकी पूरी की पूरी विभक्ति का ही लोप हो जाता है, वहाँ क्या आएगा आपका वायुयान। वायुयान ऐसे शब्द विशेष किस में आएंगे आपके, वायुयान, पनडुब्बी, पकौड़ी। पकौड़ी किस में आएगा, इसमें आएगा पकी हुई बढ़िया, पकी हुई बढ़िया। तो इस प्रकार के जो शब्द विशेष होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, आपके लुप्त पद में जाते हैं, जहाँ आपका पूरा की पूरा पद ही क्या हो जाता है, लुप्त होता है, विलुप्त हो जाता है। और विलुप्त होने के बाद जो आप प्रथम और द्वितीय जो पद है वो आपके क्या आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। तो ये हुआ। अब इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं। लुप्त पद से संबंधित कुछ उदाहरणों पे बात करते हैं। आपके मैं वही उदाहरण करा रही हूँ, याद रखना, जो आपके पिछली एग्जामों में आए हुए हैं। और हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखना, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप पिछले विगत परीक्षाओं के पेपरों को सॉल्व करोगे तो वहीं से ही प्रश्न घुमा घुमा कर एग्जामिनर देता है। यानी प्रश्नों का जो दौर होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है, पिछले एग्ज़ामों को देख कर ही प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर आप ट्रिकें देख लें तो यहाँ से आपके वैसे तो प्रश्न जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से और आराम से पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। फिर भी अगर आप उदाहरण देखोगे तो आपके पिछले एग्ज़ाम वाले ही उदाहरण मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो देखते हैं हम आपके लुप्त पद के आपके उदाहरण, जहाँ आपका पूरा की पूरा क्या हो रहा है, पद का ही लोप हो रहा है। तो मैंने बताया आपको, पहले आपका एक तरफ समास लिखना और एक तरफ क्या लिखना, विग्रह। हेडिंग चल रही थी हमारी लुप्त पद, जहाँ पर आपका पूरा की पूरा पद ही क्या हो जाता है, लुप्त तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष समास, जहाँ आपका पूरा की पूरा क्या हो रहा है, पद ही लुप्त हो रहा है। चलिए एक तरफ मैं समास लिखूंगी उदाहरण और एक तरफ करेंगे हम विग्रह। देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर, यानी लुप्त पद तत्पुरुष समास से संबंधित ये उदाहरण है। अब इनका हम विग्रह देखते हैं। यहाँ आपका पूरा की पूरा पद ही लुप्त होगा। पहले क्या देखा था हमने, लुप्त कारक तत्पुरुष समास, जहाँ आपके कारक विभक्ति यानी जो आपका प्रथम पद और उत्तर पद था, यानी पहला और आपका जो दूसरा पद था, वहाँ आपकी कारक विभक्ति आ रही थी और इन कारक विभक्तियों का क्या हो रहा था, लोप हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे हम, आपका पूरा की पूरा क्या हो रहा है, पद ही लुप्त हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पद लुप्त हो रहा है या नहीं। तो खग, खग यानी देखिए खग दो शब्दों से मिलकर बना, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है आपका खग। वैसे तो अगर इसकी अगर प्राथमिकता देखें शब्द की, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि किसी दूसरे के बारे में बात कर, खग यानी पक्षी विशेष के लिए वो कहा जाता है।
तो पक्षी विशेष के लिए होने के कारण खग शब्द वहाँ आएगा बहुब्रीहि समास में। अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास ना दिया गया हो, तत्पुरुष समास दिया हो, तो आप विग्रह करके जहाँ देखोगे तो आपको विग्रह पे लुप्त पूरा की पूरा पद ही लुप्त मिलेगा, तो वहाँ आपके तत्पुरुष समास होगा। याद रखिए मैं क्या कह रही हूँ, आपके अगर अनिवार्यता बहुब्रीहि समास और आपके तत्पुरुष समास दोनों आ जाएं तो आपके अनिवार्यता किसकी रहेगी, खग किसका है, आपका पर्यायवाची पक्षी का है। किसका है, पक्षी का। चलिए देखते हैं। खा बोलते हैं खगोल, खा कहते हैं खगोल। गा कहते हैं गमन करने वाला, गा बोलते हैं गमन खगोल में गमन करने वाला, या कह सकते हैं खगोल में गमन करने वाला। तो यहाँ पर आपके दो शब्द हैं। मैंने बताया अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया होगा तो यहाँ आपके अनिवार्यता बहुब्रीहि की ही रहेगी। खग यानी आपका पहला और आपका दूसरा, ग यानी घर गमन करना। चर्मकार, चर्म यानी चमड़े का, चमड़े का कार्य यानी होता है आपका कार्य करना, चमड़े का कार्य करने वाला, चर्मकार। फिर आता है संगीतकार, संगीत का कार्य करने वाला, संगीत का कार्य करने वाला, संगीतकार। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ आप देखोगे पूरे की पूरा आपके क्या हो, पद का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। पनडुब्बी, पानी में, पन कहते हैं पानी, दोबारा देखना, पन कहते हैं पानी, पानी में डूबकर चलने वाला जहाज। पकौड़ी, पकौड़ी कहते हैं पकी हुई, पकी हुई बढ़िया, पकी हुई बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ आपके पूरे के पूरे क्या हो रहा है, आपके पद का लोप हो रहा है। तो ये सब किस में जाएंगे, लुप्त पद में। आगे चलते हैं। वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान, यान कहते हैं जहाज को। चूहेदानी, पकड़ने का की दानी, दानी कहते हैं जाल। तटस्थ, तटस्थ तट पर स्थित रहने वाला, तटस्थ। जलधि, देखिए जलधि, जल यानी पानी, जल यानी पानी, पानी को धारण करने वाला कौन, समुद्र। देखिए जितने भी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं। जब मैं आपको बहुब्रीहि समास पढ़ाऊंगी तब मैं उसको आपको आराम से बताऊंगी। और जितने भी विलोम शब्द होते हैं वो सब किसके उदाहरण होते हैं, आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ जलधि, जलधि किसका पर्यायवाची है, आपका समुद्र का। जल यानी पानी, जल यानी पानी। धी यानी धारण करना, जल को, जल को धारण करने वाला। अब जैसे कि यहाँ वाला शब्द आ गया ना, वैसे ही आपके बहुब्रीहि समास आ जाता है। तटस्थ, तट पे रहने वाले जो भी लोग होंगे वो भी आपके बहुब्रीहि में आएंगे। तो कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो हमें किसी दूसरे पे सोचने पे मजबूर करते हैं। शिल्पकार, शिल्प का कार्य करने वाला, शिल्प का कार्य करने वाला। तो ये सब किस में आएंगे, आपके
जितने भी उदाहरण हैं यहाँ पे आपके पूरा की पूरा पद ही लुप्त हो जाता है, वो सब किस में आएंगे, लुप्त तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको उतारिए। जैसे कि दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर आपका पूरा की पूरा पद को ही लुप्त करा है कुछ शब्दों में। जैसे ये क्या है, प्रथम पद है और ये क्या है, दूसरा पद है। तो यहाँ आपको कारक विभक्ति का तो दिख रही है, लेकिन कार का एक शब्द होता है, एक मीनिंग होता है, यानी कार्य को करने वाला। तो ये भी आपका किस में चला जाएगा। अगर आपकी प्राथमिकता तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि दिया गया हो तो आपके ये उदाहरण बहुब्रीहि में चर्मकार यानी मोची को कहते हैं, काम करता है चमड़े का। तो ऐसे उदाहरण आपके वहाँ जाएंगे जहाँ पे वाला शब्द मैंने लिखा है, यानी किसी एक के बारे में जब सोच रहे हैं वो सारे शब्द आपके बहुब्रीहि में जाएंगे। अगर आपके पास बहुब्रीहि ऑप्शन में ना दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में, तो आपकी क्या रहेगा, आपका तत्पुरुष समास ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। नंबर तीसरा पॉइंट था हमारा नए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का तीसरा पॉइंट है आपका, जो भेद में करा रहे हैं उसका तीसरा भेद है। देखिए नए से तात्पर्य है, देखिए जैसे कि आपके शब्द में ही दिया गया है ना, यानी नकारात्मकता, नकारात्मकता या फिर कह सकते हैं हम नहीं। जिन शब्दों को देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो कि इसमें नकारात्मकता का भाव है यानी नहीं का भाव है, वे सारे के सारे कहाँ जाएंगे, आपके इसके अंतर्गत जाएंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रथम जो पद होता है वो उपसर्ग युक्त होता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि जैसे कि हमने अव्यय भाव समास में पहला जो पद था वो कौन सा था, आपके उपसर्ग युक्त था। से आ, अन, सम, सा, बे, ला, ना, ये समस्त क्या थे, आपके उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग जो शब्द होता है, जैसे कि मैंने लिखा ना समझ, ना, जैसे कि मूल शब्द क्या है आपके पास, समझ, मूल का शब्द क्या है, समझ। अब इसमें मैंने जोड़ा ना शब्द जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, ना समझ। इसी तरह मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, तो ये जो आपके नकार उपसर्ग युक्त जो शब्द होंगे, जो आपके ना का भाव देंगे, वो समस्त किस में आएंगे, आपके नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन सामासिक पदों में पहला पद नकारात्मकता या नहीं का भाव बोध कराए, वह समस्त शब्द नए तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। नए तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। याद रखना, नए तत्पुरुष समास यानी ना यानी नहीं, ना यानी नहीं, नहीं का जहाँ पर आपको क्या हो रहा है, आपको बोध हो रहा है, भाव आ रहा है, वो समस्त किस में जाएंगे, आपके इधर जाएंगे। मगर इसमें भी आपकी प्राथमिकता अनिवार्यता की बात आती है कि यदि ऑप्शन में आपके पास अव्यय भाव दिया गया हो या फिर आपके तत्पुरुष समास दिया गया हो। मान लीजिए आपके पास एक शब्द आया, मैंने लिखा अभाव, अभाव में समास है। ठीक है, अब आपके पास क्या शब्द है, अभाव, अभाव में क्या है, समास है। तो मैंने आपके लिए अभाव शब्द दिया। अब आपके पास एक ऑप्शन आए, ऑप्शन आपके पास आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, नंबर दूसरा आएगा अव्यय भाव समास, नंबर तीसरा आएगा दीर्घु, या फिर नंबर चौथा आएगा आपके पास द्वंद्व। ठीक है, याद रखना, गौर से देखना। यदि आपके पास ये दोनों शब्द दिया गया हो, तत्पुरुष और अव्यय, तो आपके प्राथमिकता रहेगी अव्यय भाव की, क्योंकि
अव्यय में पहला जो शब्द होगा उपसर्ग युक्त होगा, हमने पढ़ा था। तो आ क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग होने के साथ साथ ये नहीं का भाव भी दे रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन में ये दोनों दिए गए हैं तो आप राइट किस पे लगाओगे? अव्यय भाव पे। यदि आपके पास ऑप्शन में अव्यय भाव ना दे के कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, कर्मधारय दे दे, तो आपके पास सही उत्तर क्या मिलेगा? तो क्योंकि आपका नहीं का भाव दे रहा है नहा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन तत्पुरुष और अव्यय दोनों शब्द दिए गए तो आप प्राथमिकता किसकी होगी? अव्यय की। यदि अव्यय ना दिया गया तो आपकी किसकी रहेगी? तत्पुरुष, आपके अव्यय की, तत्पुरुष की होगी। चलिए, इससे संबंधित ये मैंने आपके पास परिभाषा लिखवा दी। अब इससे संबंधित मैं उदाहरण करवाती हूँ। इसके प्रथम शब्द में आ, अन, ना या ना, अर्थात सभी शब्द नहीं का बोध कराते हैं। देखिए, यानी इसकी पहचान है, इसके प्रथम शब्द में या तो आए या अन आए या अन आए। देखिए, इस अन में आपके हलंत लग रहा है और उसमें आपके हलंत नहीं लग रहा है। ना से शुरुआत हो, इन शब्दों की क्या हो? इनकी शुरुआत हो, अर्थात सभी के क्या हो? आपके नहीं का बोध कराएं। तो वे समास शब्द क्या होंगे? आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। चलिए देखते हैं। समास, एक तरफ लिखना समास और एक तरफ लिखना इनका विग्रह। आपके पास नए तत्पुरुष समास से संबंधित मैंने आपके लिए उदाहरण लिखे हैं। यानी एक तरफ है आपके समास और एक तरफ है आपका विग्रह। तो हम इसमें देखते हैं। यहाँ आपको मैंने जो शब्द बताए थे, आ, अन, न, ना, यानी आपके इन शब्दों से यदि किसी शब्द की शुरुआत हो रही है, इन शब्द उपसर्ग विशेष शब्दों से इनकी शुरुआत हो रही है, तो सारे किस में जाएंगे? आपके इसके अंतर्गत जाएंगे, यानी नहीं का बोध करा रहे हैं। तो ये तो है आपके समास, और एक तरफ लिखना आप विग्रह। ये हैं आपके समास और एक तरफ है आपके पास विग्रह। ये हैं समास और ये हैं आपके पास विग्रह। देखिए, आपके पास केवल और केवल ना का भाव आना चाहिए, यानी जो लायक नहीं है, जो लायक नहीं है। ना यानी नहीं, ना यानी नहीं, जो लायक नहीं है। नगण्य, ना यानी नहीं। अब ये तो है बड़ा ना और यह है न काली, इसमें भी आपका नहीं का बोध हो रहा है। जो गण्य, गण्य यानी होता है गिनना, गण्य यानी होता है गिनना। जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके, नगण्य। अचल, आ यानी नहीं, आ यानी होता है नहीं। चल यानी होता है चलना, आ यानी नहीं, चल यानी होता है चलना। जो चल ना सके, जो चल ना सके। असभ्य, आ यानी नहीं, सभ्य यानी जिसमें आपकी सभ्यता ना हो, जो सभ्य ना हो, ना हो। अनावश्यक, अब देखिए इधर आपके अन, ये कौन सा वाला अन है? ये है आपका ये वाला अन, अभी मैंने लिखवाया था हलंत वाला, यानी इसका अर्थ भी होगा अन, और ये बना है आपका आवश्यक। तो ये गया आपके, कौन सी संधि गई? आपके
उपसर्ग लग गया तो इसने अपना स्वर दे दिया तो अनावश्यक हो गया। तो ये हुआ आपका इस तरह। तो गया आपके जो आवश्यक ना हो। अनशन, अनि यानी शन यानी राशन, जिसका शन ना हो। शन कहते हैं राशन को। अजर, अजर, जर कहते हैं बूढ़ा। आ यानी ना, जो जर ना हो। भाई जैसा अपन को विग्रह दिया है दूसरा शब्द वैसे ही वैसे ही उतारना, अपनी तरफ से कोई नहीं करना। वैसे तो जर का अर्थ होता है बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, जो जर ना हो। अटल, जो टल ना सके। नापसंद, जो पसंद ना हो। अनादि, अब देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अन धन आदि। आदि कहते हैं प्रारंभ, आदि कहते हैं प्रारंभ, जिसका आदि, जिसका आदि ना हो, अनादि, जिसका प्रारंभ ना हो, जिसका आदि या कह सकते हैं प्रारंभ ना हो। आ यानी नहीं, आ यानी नहीं का बोध करा। अनंत, अन, ये भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, अन धन अंत, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। अनिष्ट, ये भी आपके दो शब्दों से, ये वाले चल रहे हैं, अन धन इष्ट, इष्ट, जिसका कोई इष्ट ना हो, इष्ट ना हो। अनिच्छुक, जिसकी, ये भी आपके अनुपसर्ग से बना है। कौन से वाले से? हलंत वाले से, और इसमें ई लग रहा है, इच्छुक। तो शब्द बनेगा आपका जिसकी कोई इच्छा ना हो। अनमोल, जिसका मोल ना हो। अनदेखा, जो देखा ना जा सके। अनजान, जो अनजान हो, जो जिसे कोई ना जाने, जिसे कोई नहीं जाने, अनजान। अनचाहा, जिसकी चाह ना हो, चाह ना हो। असभ्य, ये मैंने लिखवा दिया असभ्य शब्द पहले भी, यानी आप गौर से अगर देखोगे शब्दों को तो समस्त, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने समस्त शब्दों का विग्रह कर दिया वो है, अगर आप देखो तो गौर से अगर देखो तो सब में नहीं का बोध आ रहा है, सारे शब्दों में क्या है, नहीं का बोध आया। अगर फिर भी आप उलझ जाते हो तो आपको क्या देखना भाई, सबके आगे आ लग रहा है, नाला लग रहा है, अन लग रहा है, इससे बने हुए जो शब्द विशेष हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, आपके नज तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। याद रखना, मैं बार बार इस शब्द को बोल रही हूँ, आपके नहीं का बोध होगा, नकारात्मकता आएगा, ऐसे शब्द विशेष तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। न के यदि आपके पास ऑप्शन में अव्यय भाव समास दिया गया हो तो आपके प्राथमिकता अव्यय की ही होगी, क्योंकि इन सब में आपके क्या लग रहा है, अन उपसर्ग लग रहा है। अगर आप देखो ये, अगर आप ना उपसर्ग, आ उपसर्ग, इन सब में आपके क्या लगा, उपसर्ग लग रहा है। और हमने अव्यय भाव समास की पढ़ा था कि आपके उपसर्ग युक्त जो शब्द विशेष होंगे वो समस्त उदाहरण अव्यय के होंगे। समझ में आया?
तो आपके ये यहाँ पर हो जाता है। अव्यय भाव के आपके एक शब्द की 2 बार जब पुनरावृत्ति होती है वो भी उसको उदाहरण होगा आपके जो आपका अव्यय युक्त जो शब्द है, पहला जो शब्द अव्यय है वो आपका पहले आए, या आपके अव्यय युक्त जो शब्द विशेष है वो आपके मूल शब्द के पीछे लगे, जैसे रात भर, दिन भर, ठीक है, आपके गंगा पार, सरयू पार, तो ये शब्द विशेष है वो कहाँ जाएंगे, आपके अव्यय भाव के ही उदाहरण होंगे। तो ये मैं तत्पुरुष समास करा रही थी, मैं तत्पुरुष समास और अव्यय भाव को इस वजह से बार बार समझा रही हूँ क्योंकि वह भी आपके वहाँ पे उपसर्ग से जुड़ रहे हैं, यहाँ आपके नकारात्मकता भाव आ रहा है, इस वजह से बार बार मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए, ये हुआ आपके तत्पुरुष समास यानी अव्यय भाव समास, और आपका तत्पुरुष समास 2 हो चुके हैं। आगे चलेंगे हम दीर्घु समास। दीर्घु समास का अगर आप पद की प्रधानता के आधार पर देखें तो इसका ही उपभेद है, इसके ही 3 पार्ट बताए थे मैंने तत्पुरुष समास के आपके, जहाँ आपका उत्तर पद यानी दूसरा पद आपके क्या होता है, प्रधान होता है। उसमें आपके एक तो था तत्पुरुष, एक था आपके दीर्घु और एक था आपके पास कर्मधारय। कौन से था, तत्पुरुष, दीर्घु और आपके कर्मधारय। क्यों से, क्योंकि इन सब में आपके उत्तर यानी दूसरा पद की क्या था, प्रधान था, मुखिया था, और पहला पद क्या था, गौण था, छुपा हुआ था। इस वजह से इन पदों की आपकी प्राथमिकता ज़्यादा थी। तो ये तत्पुरुष समास आपका हो गया है। आगे चलेंगे हम दीर्घु समास, यानी आगे की जो क्लास होगी आपकी दीर्घु समास की होगी। मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप 100% क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, समासों को देखोगे मेरी क्लास को, तो आपके समास का कोई भी प्रश्न आपका खाली नहीं जाएगा, यानी आप उसका हल निकाल ही लोगे। आपको आराम से इसको देखना है, पढ़ना है, तो आप इन समासों को आराम से देख सकोगे, आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ये मैं आपके इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ। तो ये हुआ मेरे तत्पुरुष समास का। आगे चलेंगे हम दीर्घु समास। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, आज के लिए इतना ही। आज के लिए अगर आपने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी तो आई बटन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस कीजिए। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ प्रेस कीजिए, वहाँ आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मेरी क्लासें आपको पसंद आ रही है और आप चाह रहे हो कि मेरे वीडियोस आप तक पहुँचें, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।